पार्लियामेंट में एक मुद्दा उठाया था कि आयुष्मान कार्ड के अंदर जो कमियां हैं, अगर मरीज को अपनी इच्छा होती है कि भी मैं कहीं और दूसरी जगह पे जाके आधा मेरा जो भी परवरिशी यहाँ ठीक नहीं लग रही है वो चेंज करता है, तो उसे पूरे उसके बेनिफिट से जो भी लाभ उनके मिलने हैं उनसे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में हुई एक चीज को भी रखा था कि जिस तरह से एक गरीब मरीज को कहा कि पांव काटो, यही तभी आयुष्मान का लाभ मिलेगा, अगर पांव नहीं कटवाओगे तो पैसा भरना होगा। आज मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रूफ्स दिए हैं कि एसवीपी अस्पताल में एक गरीब मरीज को पहले कहा आयुष्मान कार्ड है फुल फ्री, जब मरीज ने कहा कि पांव नहीं कटवाना है तो 65,000 की बात की, फिर बोला 35,000 भरने पड़ेंगे और उसमें 29,000 का मेडिकल स्टोर का बिल, जिसकी बाकायदा मरीज ने फोटोकॉपी निकाली थी मोबाइल में, वो भी मैं आज मीडिया को दे रहा हूं। 29,000 का मेडिकल स्टोर का बिल, जब मरीज के रिश्तेदार ने कहा कि इतनी दवाई तो आई नहीं, तो 29,000 का बिल कैसे बन गया। बहुत माथापच्ची के बाद जब अस्पताल वालों ने स्वीकार कहा वो दवाई गई नहीं, कोने में पड़ी है, मरीज ने, उसके रिश्तेदार ने उनके भी फोटो निकाले, और जब ये सारी चीज बाहर आई तो बोले नहीं, आपका 29,000 का बिल नहीं है, 3,000 का बिल है। 4,200 रुपये का एक्सरे का बिल लगा दिया था। मरीज ने कहा ये तो मैं कैश दे के आया था, क्यों बिल में ऐड है। बोले हाँ गलती हो गई, चलो इसको निकाल देते, डिलीट कर देते। अगर गरीब इंसान, जब बीजेपी के शासन वाले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा चल रही एसवीपी अस्पताल में इस तरह से घपला चल रहा है, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे मुद्दा उठाता हूं, तो मुझे पूछना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सबूत है क्या नहीं। कुछ भी नहीं, एक प्रेस रिलीज कर दी जैसे कि सब चंगा सी, सब ठीक है, हमारे वहां कोई गड़बड़ ही नहीं है। उनको पता नहीं था कि मरीज के रिलेटिव ने सारे ऑडियो क्लिपिंग्स भी रख लिए थे, फोटोग्राफ्स भी रख लिए थे, जो आज मैंने प्रेस और मीडिया को दिया है, जिससे साफ है कि तस्करी हो रही है, लूट चल रही है। मैं मांग करता हूं कि इसका जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भारत सरकार से भी गुजारिश है कि आयुष्मान में आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। एक हद तक मुझे अस्पताल में ट्रीटमेंट लेना है, मैंने ले ली, फिर अगर अस्पताल कोई चीज करने को कहती है जो मुझे लगता है कि नहीं, किसी और पास जाने से मुझे ज्यादा फायदा है और मैं वहां से उस अस्पताल में जाना चाहता हूं, तो आयुष्मान का एक भी पैसा तुमको नहीं मिलेगा, पूरा पैसा दो। ये कानून ठीक नहीं है। भारत सरकार से भी गुजारिश मैंने पार्लियामेंट में भी की है, यहां हमारी मांग दोहराता हूं कि इसको ठीक करना होगा। इस तरह से देश के लोगों को कंपेल नहीं कर सकते हो कि पांव कटवाओ तो फ्री, पांव नहीं कटवाओ तो पूरे ट्रीटमेंट के पैसे दो। ऐसी कंडीशन गरीब मरीज के साथ ना हो, वो सरकार देखे, ये मेरी मांग है। हाँ देखो, आप कल सेशन वालों कही दीजिएगा क्या मोदी जी के प्रश्न ना लो। मुझे बहुत खुशी है कि पूज्य महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि गुजरात में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, हमारा सेशन यहां होने जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हमारे गुजरात में होने जा रही है। 8 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे सरदार साहब का यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक है, वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। उसके बाद शाम को 5 बजे हमारे सभी नेतागण, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो महात्मा गांधी जी के आश्रम में जाएगी, वहां पे भजन और प्रार्थना का कार्यक्रम होगा।
रात को 8 बजे एक कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। दूसरे दिन साबरमती के तट पर देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने यही साबरमती नदी के किनारे पे अपना आश्रम, गांधी आश्रम और कोचरब आश्रम भी यहीं पे है, अहमदाबाद के साबरमती के तट पे। तो साबरमती के तट पे इस ऐतिहासिक पावन भूमि पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी। कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त दल के हित से ऊपर देश का हित रखा है और आज तक के हमारे जो भी एआईसीसी के अधिवेशन, पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था, तब से लेके आज तक के सभी अधिवेशनों में राष्ट्र के लिए, जन सेवा के लिए अधिवेशनों में एक दिशा और दृष्टि मिली है। संगठन के काम करने के लिए भी यही बात दोहराई गई है। 2025 का ये साल गुजरात के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आजादी के लिए गांधी जी ने, जो बापू ने कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सही मानते हुए आज से 100 साल पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था। उसका सेंचुरी 100 साल हो रहा है और ये बापू की जन्मभूमि है, इसलिए भी 2025 गुजरात के लिए महत्व का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले अध्यक्ष गुजरात कांग्रेस कमेटी के बने, 25 साल तक वो अध्यक्ष रहे। उनकी जन्म जयंती को, बर्थ एनिवर्सरी की 150 इयर्स, 150 साल हो रहे हैं और डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि के 75 साल, वो भी इसी साल 2025 में हो रहे हैं। इसीलिए भी गुजरात की भूमि महत्व की है। मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमारी गुजारिश को मानते हुए गुजरात को ये मौका दिया। ये पूरे गुजरात का सम्मान है। देश की आजादी के लिए सबसे महत्व वाला पूर्ण स्वराज, उसकी मांग कहीं से उठी थी तो गुजरात में ही एआईसीसी का सेशन हरिपुरा में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी व्यवस्था की थी, वहीं से मांग उठी थी और ये वही गुजरात है जहां के हरिपुरा में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बैठ के देश आजाद होगा तो एक बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार की और देश आजाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता में जो चर्चाएं हुई थी, उसी ब्लूप्रिंट को लेते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया और उसके इम्प्लीमेंटेशन से देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। गुजरात में महात्मा गांधी जी की सादगी की भावना, गुजरात की परंपरा, चंद मुड़ी पूंजीपतियों के लिए काम करना नहीं, एक आखिरी इंसान की चिंता, ये गुजरात की परंपरा रही है। गुजरात जब बना तब रविशंकर महाराज जी ने भी यही कहा था। आज भाजपा के शासन में उससे उल्टा काम हो रहा है, तो सेवा की साधना के लिए भी गुजरात में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों में काम करेगी। जनता के आशीर्वाद से जो शासन बनेगा वो गांधी मॉडल होगा, वो वह मॉडल होगा जो चंद पूंजीपति के लिए नहीं, आम गुजराती के कल्याण की चिंता करेगा। यही इस अधिवेशन का महत्व मैंने आपके सामने रखा है। आपके कोई सवाल होंगे, उनका स्वागत करेगा। અધૂરી સારવારના આખી સારવાર જે બરાબર તો બહુ હાસ્યાસ્પદ થઈ ગયું. હવે ધારો કે દર્દી અધૂરી સારવારમાં મરી જાય તો એવા કિસ્સામાં શું? પછી બીજો સવાલ એ છે સાહેબ કે આજે સવારની સોશિયલ મીડિયામાં એવું ચાલ્યું હતું કે કોંગ્રેસનું અધિવેશન ઇન્ડોર બેઠકમાં ફેરવાયું. સોરી, કોંગ્રેસનું અધિવેશન ઇન્ડોર બેઠકમાં ફેરવાઈ ગયું છે. અધિવેશન કેન્સલ થઈ ગયું. હા, એવું આજે સવારની સોશિયલ મીડિયામાં ચાલ્યું છે. તો અફેક્ટ ચાલો કોને કર્યો છે? अच्छा કેટલા? હા, પેલા ગદ્દારો ઓળખાયા સાહેબ કોંગ્રેસના? હા, કોંગ્રેસના ગદ્દારો ઓળખાયા?
આપના એક સાથે 3 સવાલ છે. પહેલો સવાલ આપે સોશિયલ મીડિયા વાળો છે, એનો જવાબ આપો. કેટલીક સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રીક ચાલતી હોય છે અને તમે જુઓ તો મોટા ભાગના એક ફેક એકાઉન્ટ હોય છે, એક જ માણસ ચલાવતો હોય છે. આ વાત કરનારાએ 1885 થી લઈને આજ સુધીના એઆઈસીસી અધિવેશનનો ઇતિહાસ જોયો. એઆઈસીસી અધિવેશન હંમેશા દેશભરના જે એઆઈસીસી ના ડેલિગેટ્સ હોય એના પૂરતું મર્યાદિત. એ હંમેશા કોઈ સ્ટેડિયમ, ડોમ, 4 દિવાલ મોટી હોય, મોટો હોલ હોય એમાં જ હંમેશા થયું હોય છે. આ પબ્લિક મીટિંગ નથી, આ એઆઈસીસી નું અધિવેશન છે. અને અધિવેશનની વ્યાખ્યા પણ જેને ખબર ન પડતી હોય એવા કોઈ ચડ્ડી બનિયાનદારી નીકળે તો એને એમાં બહુ સમય બગાડવાની જરૂર નથી. બીજો આપનો મુદ્દો હતો કે અધૂરી સારવાર. ચોક્કસ પેશન્ટને અધિકાર છે હોસ્પિટલ પસંદ કરવાનો. હું આજે એક ડોક્ટર પાસે ગયા પછી મને લાગે કે આના હાથમાં મારે મરવું નથી, મને લાગે છે કે આ બરાબર થતું નથી. 4 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહ્યા પછી દર્દીના સગાને, દર્દીને લાગે છે કે અહીંયા બેકાળજી લેવાય છે, મને તકલીફ વધતી જાય છે, કોઈ સારવારમાં ઠેકાણું નથી, માટે મારે બીજી હોસ્પિટલમાં જવું છે. તો એ દર્દીનો નિર્ણય હોય છે અને એમાં જોખમ હોય છે એ દર્દી પોતે સ્વેચ્છાએ લેતો હોય છે. મને હાર્ટ એટેક આવ્યો ત્યારે ગાંધીનગરની હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા અને મને ડોક્ટરે કહ્યું કે તમારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે તમને અમદાવાદ શિફ્ટ કરાય એમ નથી. મેં કહ્યું તમારા પાસે કેથ લેબ છે નહીં, અહીંયા પડ્યા મરવું નથી, મારે અમદાવાદ જવું છે કે ફેમિલી મેમ્બર કોઈ નથી, રિસ્ક કોણ લે? એટલે મેં લખીને આપ્યું કે હું પોતે જોખમ લઉં છું, મારે અમદાવાદ જવું છે. અને તેજસભાઈ પટેલ પાસે હું પહોંચ્યો. એ જો ન પહોંચ્યો હોત ને ગાંધીનગર રહેવાનું પસંદ કર્યું હોત તો હું આજે તમારી સામે ના હોત. એટલે આ ફ્રીડમ દર્દીને હોવું જ જોઈએ અને દર્દીનું ફ્રીડમ આયુષ્યમાનમાં તમારે લાભ જોતો હોય તો અહીંયા જ મરો કે પગ કપાવો, આ પ્રક્રિયા બરાબર નથી. કોઈ પણ માણસ દિલ પર હાથ મૂકશે તો આ વાત સ્વીકારી શકશે નહીં. હા, અમે જ્યાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખોને અમુક સત્તા છે આપી દીધી છે. તમને લાગે કોન્ક્રીટ, તમે પગલા લઈ શકો છો અને કેટલાક જિલ્લામાં કેટલાક લોકોને દૂર કરાયા છે. અમારી શિસ્ત સમિતિ પ્રદેશની છે, એ ફરિયાદોને તપાસીને જરા લાગે ત્યાં આનો કોઈ એક્સરે તો છે નહીં કે આપણે કરી શકાય. અમારા કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા, અમારા દંડક બે મહત્વના કહેવાય, એના ઉપર જ આધાર હોય. હવે અહેમદભાઈની ચૂંટણી વખતે છેલ્લી વખતે બંને જણા ભાગી ગયા. એટલે રાહુલજીએ જરૂર કહ્યું છે કે જો જ્યાં મળે ત્યાં અમે સહેજ પણ અચકાયા વગર પગલા પણ ભરીશું, પણ કુદરતી ન્યાયનો સિદ્ધાંત, પ્રિન્સિપલ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ, એનું પાલન થશે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ લેવલે અમારી શિસ્ત સમિતિ છે જેમાં હું પણ દખલ નથી કરતો. સ્વતંત્ર રીતે શિસ્ત સમિતિને લાગે કે આ કરવા જેવું છે ત્યાં કરશે. જિલ્લાના જે અધિકારો છે જિલ્લાને આપી દીધા છે. કેટલાક જિલ્લાઓએ હમણાં જ રવાના પણ કેટલાકને કર્યા છે જેમને લાગ્યું છે કે આ બીજેપી સાથે હોપલોબિંગ કરે છે, એમને રવાના કર્યા છે. કોઈ પણ વિચારધારામાં હો તો તમે હીરો હો છો, પક્ષ પલટો છો, ત્યારે તમને ગમે તે મળે તો પણ લોકોની નજરમાં તમે ઝીરો થાવ છો. આ દાખલો બરાબર આપ જોશો તો મળશે. કોઈના નામ લેતો નથી પણ ઘણા હીરો અહીંથી નીકળીને ઝીરો થાય છે. આ પરિસ્થિતિ તમે જોઈ છે. યસ.